हेलो एंड वेलकम टू साकार एकेडमी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस एग्जाम की स्ट्रेटेजी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पेपर 3 यूनिट 2 संविधान के ऊपर आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पेपर 3 यूनिट 2 में दो विषय हैं। एक है आपका संविधान और दूसरा है लोक प्रशासन। 50 नंबर का ये यूनिट है। पहले और तीसरा नंबर का यूनिट जो है वो 75-75 नंबर के होते हैं, जबकि 200 में से सिर्फ 50 नंबर जो है वो दूसरे यूनिट को जाता है। उस हिसाब से पेपर 3 का यूनिट 2, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों है, ये पूरे पेपर का सबसे बड़ा यूनिट 2 है। यानी नंबर सिर्फ 50 है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में प्री में भी बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 10 से कम क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं प्री में, इसलिए आप प्री में अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आते हैं। उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत भारी भरकम और भरा पूरा सब्जेक्ट है, जो कि इसमें जोड़ दिया गया है और वेटेज है सिर्फ 50 नंबर। इसका यह मतलब है कि यहां पर पूरे सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ करके भी आप 50 नंबर से ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब है प्रोपोर्शनेट तरीके से, यानी कि सही अनुपात में मेहनत और समय संविधान और लोक प्रशासन को हम लोग को देना है, ताकि मेहनत और समय दोनों का सही कॉम्बिनेशन स्थापित करके हम इसकी तैयारी ही कर सकें और उसके साथ साथ दूसरे पेपर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी पर्याप्त समय बचा सकें। तो दोस्तों, पेपर 3 यूनिट 2 के सिर्फ एक सेक्शन पे, यानी कि संविधान पे ही मैं चर्चा करूंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। संविधान के मामले में यह है कि आप पहले से ही बहुत सारी चीजें पढ़ करके आ चुके हैं। यानी प्री में आपने भारतीय संविधान के पूरे ढांचे को पढ़ा है। भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम तक की बात है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, इसके बाद भारतीय संविधान के विभिन्न भाग, भाग 1 से लेकर 22 तक ढेर सारे भाग हैं। विशेष रूप से आप भारत राज्यों के निर्माण, नागरिकता संबंधी अधिनियम, मौलिक अधिकार, नीति के निदेशक तत्व, संघ के संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, अ, राज्यसभा, लोकसभा, बजट प्रक्रिया, अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट और उनकी शक्तियों के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके रहते हैं। राज्यों के संविधान के बारे में आप पढ़ते हैं। नगर पालिका और पंचायती राज के बारे में आपने अध्ययन किया हुआ होता है। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 और 12 में है, उनका आप अध्ययन कर चुके रहते हैं। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भाषाओं का विषय, आपातकालीन उपबंध और संविधान संशोधन। इसके साथ साथ संसद के अंदर चलने वाली प्रक्रियाओं में संसद के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण, इन सब विषयों पर आप व्यापक अध्ययन कर चुके रहते हैं। संविधान की 12 अनुसूचियों की भी आपको ऑलरेडी जानकारी होती है। तो दोस्तों, जब आपने इतना व्यापक रूप से चीजों को पढ़ लिया है, प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से तैयार कर लिया है, बहुत सारे कोडेड क्वेश्चंस के लिए आपने स्टेटमेंट रेडी करके रखे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट अगर पूछता है तो ये सही होगा या गलत होगा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर्स, कोर्ट डिसीजंस, इन सब को लेकर के आपने जम के तैयारी कर रखी है। यहां तक कि संविधान संशोधन भी आपने तैयार कर रखे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, वो सब आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तैयारी करके रखा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि मेंस एग्जाम में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेन एग्जाम में आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बस इतना ही सवाल है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह बताने नहीं आया हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि जो लोग जो चीजें आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको मेन एग्जाम में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन। तो मैं आपको सबसे पहली सलाह यह दूंगा कि आप कोई भी एडिशनल मटेरियल मत पढ़ें। जो चीजें आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में पढ़ी हैं, प्री में पढ़ा है, उसी के बेसिस में आपको मेंस एग्जाम देना है। एडिशनल मटेरियल नहीं पढ़ने का फायदा यह होगा कि आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। नंबर 2, आपको लिखने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। नंबर 3, आपके मेंटल प्रेशर में बहुत कमी आएगी। नया बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी सलाह जो मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करें। आंसर लिखना है, पेन उठाओ, आंसर लिखो। अब आप बोलेंगे सर, प्री के लिए हमने पढ़ाई की है, मेंस के लिए आंसर लिखना है, थोड़ा वर्ड पावर मिलना चाहिए, थोड़ा टर्म्स हम लोग को सही इस्तेमाल करना है। आप वो सब भूल जाओ। अगर आपने प्री में पढ़ाई की है तो उन्हीं शब्दों में आप मेंस के आंसर लिखोगे। समय और ऊर्जा दोनों की बचत होने वाली है इससे। तो आपको आंसर्स लिखने हैं और खूब लिखने हैं। तीसरी बात,
कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई टारगेट के साथ होनी चाहिए, यानी कि आप टारगेट बना लो कि प्रतिदिन 2 से 3 घंटे पढ़ते हुए आपको 15 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है। और अगर आप जितने ज्यादा टाइम लगाते हो उसी अनुपात में समय आपका ड्यूरेशन कम होते जाता है। इसका मतलब है कि आप अगर प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ते हो तो एक हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होना चाहिए। आप प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ते हो तो आप 4 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दोगे। अब आप बोलेंगे सर इतना कम समय में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार होगा? आपको पढ़ना नया चीज नहीं है, आपको प्रिलिमिनरी का ही मटेरियल पढ़ना है और जैसे ही समय मिलता है आपको लिख डालना है आंसर। आंसर लिखने पर ही आपको फोकस करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो अब आप बोलेंगे किस साइज के आंसर? जैसा कि मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी में कहा है, 100 वर्ड्स के आंसर लिखने का हमको प्रयास करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, 125 वर्ड्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है 10 अंकों के लिए, क्योंकि 50 नंबर वाले सेक्शन में यूनिट 2 में आपका 10 अंक वाला सबसे लंबा प्रश्न होता है 125 शब्दों के लिए। एक क्वेश्चन पूछा है छत्तीसगढ़ में विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों का विवेचन कीजिए। डिस्क्राइब म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ से सवाल उठा है। अभी आपने बोला कि सर आपने छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो ध्यान देने की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में विधायिका और कार्यपालिका के जो संबंध है वो हमारे संविधान के भाग 6 में विधायिका यानी कि राज्य की विधानसभा और कार्यपालिका यानी कि राज्य के मंत्री परिषद और राज्यपाल, इनके बीच में जैसे संबंध रहेंगे उन्हीं संबंधों को छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब आपको कोई नई चीज नहीं लिखनी है। जो संबंध हमारे संसद और मंत्री परिषद के हैं, सरकार के हैं, जो संबंध हमारे किसी भी राज्य की विधानसभा और मंत्री परिषद में होते हैं, वही संबंध छत्तीसगढ़ की विधायिका और कार्यपालिका में होंगे। विधायिका माने विधानसभा और कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद। तो आपको कॉमन सेंस से ये आंसर लिखना है। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली कि आप छत्तीसगढ़ का कॉन्स्टिट्यूशन और छत्तीसगढ़ के प्रशासन को उठा के पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। तो यूज कॉमन सेंस और एक जगह के नॉलेज को दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहिए। 10 नंबर का एक और क्वेश्चन जो 2022 में पूछा था वो ये है ऑप्शन में कि संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा के महत्व को समझाइए। अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं लिख पा रहे हैं, विधायिका कार्यपालिका के बारे में, तो आप संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा के महत्व को समझाएंगे। तो यहां पर आपसे उम्मीद कर रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है ना, प्रस्तावना को रटने के लिए आपको सलाह दिया जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। तो संविधान की प्रस्तावना के जो शब्द हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो देखिए ये जो सारी चीजें हैं, है ना, 5 शब्द भारत के बारे में, 4 शब्द भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराने के बारे में, इन सब को आपको जिक्र करते हुए इनको एक एक लाइन में समझाना है और इसी तरह से आपके पास 10-12 लाइन का आंसर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है। मैं यहां आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस आपको लिखना है। और लिखने के लिए जरूरी यह है कि आप उस चीज को समझते रहें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, ना कि बुक में जैसा लिखा है। बुक में प्रस्तावना के ऊपर कम से कम 2000 से 3000 शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे और उतना जगह यहां पर है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहां पर अपने शब्दों में आंसर लिखेंगे और पॉइंट वाइज आंसर लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा है प्रधानमंत्री की भूमिका को समझाइए और दूसरा क्वेश्चन पूछा है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा के संगठन शक्ति और स्थिति का परीक्षण कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हैं। प्रधानमंत्री क्या काम करता है हम लोग प्री में पढ़ क्या रहते हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं तो गौर से सोचिए कि एक प्रधानमंत्री क्या क्या काम करता है और उसको लिखते चले जाइए। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता से मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच आपका कड़ी का काम करना, तीसरे पॉइंट के रूप में मंत्रिपरिषद के सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालना और जो मंत्रालय किसी मंत्री के पास ना उसको संभालना, संसद में सरकार की नीतियों को रखना,
सरकार के नेता के रूप में काम करना, लोकसभा के नेता के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना, जनता के नेता के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना, राष्ट्र की जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं सरकार की, उनको लोगों के सामने रखना, 15 अगस्त को जो है लाल किले से भाषण देना, ये सब कॉमन बातें हैं जो प्रधानमंत्री की भूमिका में उभर करके सामने आती हैं। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। एक राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की भूमिका, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और कार्य संचालन में इसकी भूमिका, सदन के नेता के रूप में भूमिका, जनता के नेता के रूप में भूमिका, और देश के प्रतिनिधि के तौर पे विदेशों में प्रधानमंत्री की भूमिका, इन सबको आप अलग अलग पॉइंट के रूप में बता सकते हैं। और दो दो लाइन ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। और इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में अगर आप ऐसा बताते जाते हैं तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2000 ये जो हमारा पेपर 2022 में हुआ है, उसके आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से इम्बाइब करते हुए बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अंतर्गत ग्राम सभा से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि ग्राम सभा की शक्ति क्या है। आपने अगर बेसिक पढ़ा है, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद कम कर रहे होते हैं। लेकिन उन सेक्टर से क्वेश्चन उठाया है, इसका मतलब है कि आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जो चीज को एकदम मेन थ्रस्ट के साथ प्रिपेयर नहीं करते हैं, उनके लिए भी आप तैयार रहेंगे। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, कहां पर क्वेश्चंस के आंसर हमको तैयार करके जाना चाहिए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि संविधान का भाग 5 जो है, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियां, उसकी भूमिका, प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसकी भूमिका, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों और उनके कार्यों के संदर्भ में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उनके संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और उनके कार्यों के संदर्भ में जो प्रश्न आ सकते हैं उनको आप तैयार करें। आपात केंद्र राज्य संबंधों को तैयार करें, आपातकालीन उपबंधों को तैयार करें। तो इतना तो कम से कम आपको इतना तैयार होना चाहिए, और लिखने के लिए आप उसको रेडी होने चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आप लिखने के लिए रेडी होने चाहिए। संविधान की प्रस्तावना और अनुसूचियों के बारे में आपको लिखने का क्षमता होना चाहिए। तो इतनी चीजों को तो आप लिख करके तैयार करें कि हर एक टॉपिक पे 100 वर्ड्स आप लिख सके। वहीं इससे बाहर, जैसे कि पंचायती राज अधिनियम में से ग्राम सभा के बारे में पूछा, तो आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। क्यों? जब आप एक चीज को प्री के हिसाब से पढ़ के लिखने का प्रयास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों को लिखने का प्रयास करते हैं, तो ग्राम सभा की शक्तियों को भी कैसे लिखेंगे उसका एक पैटर्न दिमाग में आ जाता है। ठीक है ना? ये सांचा बनाने जैसा है ना? अगर आप बर्फी का सांचा बनाए हैं, तो आप शक्कर पारा भी बना ही सकते हैं उसी सांचे में। ठीक है। अगर आपने रोटी बेलना सीख लिया है, तो आप पूड़ी भी बेल ही लेंगे। ये थिंकिंग के साथ आपको काम करना है कि एक आंसर विशेषताओं वाला आपने लिख लिया, तो दूसरी इंस्टीट्यूशन की विशेषताएं बताने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, 2022 के जो एग्जाम हुआ उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अ, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान में उपबंधित स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। देखिए, डायरेक्ट 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके लिख देना है। फिर ये भी बताना है कि स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है। ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन का यहाँ पे जिक्र कर देना है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिका की विशेषताएं बताइए। सरप्राइज क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको नगर पालिकाओं के बारे में आप जो भी समझते हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ में अपने आसपास जो देखते हैं, वो आपको लिख देना है। तो उससे आपको पर्याप्त मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी एक कॉमन व्यक्ति भी अपने आसपास 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हैं, किस तरह से उनको काम करने का तरीका होता है, उसके ढांचे को भी अगर आप बता देते हैं तो पर्याप्त है, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ दिया, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विवेचन कीजिए। तो प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या आता है? केंद्र और राज्यों के विवाद, मौलिक अधिकारों संबंधी विवाद, है ना, राज्य और राज्यों के विवाद, इन सब मुद्दों को जो है यहाँ पर आसानी से आप जो है लिख सकते हैं और पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समय दे करके इन डेप्थ तैयारी करके और आप बहुत मजबूती से पेपर लिख करके आए, ये अगर कोई व्यक्ति करता है तो ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ 50 नंबर के हिस्से पे फोकस कर रहा है। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटा सा भाग मात्र है। ठीक है, उस 50 नंबर में से भी हो सकता है सिर्फ 35 नंबर के संविधान के प्रश्न आए, 15 नंबर के प्रश्न जो है वो हो सकता है कि लोक प्रशासन और अन्य क्षेत्रों से आ जाए। जबकि इस बार तो लोक प्रशासन दिया भी नहीं था। ठीक है, सीजीपीएससी 2021 का जो पेपर 2022 में हुआ है, उसमें तो ज्यादा कुछ दिया भी नहीं था। तो ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर किसी विषय या उसके
उपलब्ध मटेरियल को देख करके मेरे पास बहुत मटेरियल तो मैं बहुत पढ़ूं या कम पढ़ूंगा तो नहीं तैयारी हो पाएगी, ऐसी भावना को पूरी तरह से त्याग दीजिए। आपको करना क्या है, एक प्री के ही मटेरियल से पढ़ना है, दूसरा लिखने पे फोकस करना है, तीसरा समय टारगेट करके 15 दिन में इसको पढ़ के खत्म कर देना है। जितना आप हाथ चलाएंगे, एक तरह का आंसर लिखेंगे, दूसरे तरह का आंसर लिखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आंसर के ढांचे यहाँ पर बहुत अलग अलग नहीं होते हैं। और मेरी अंतिम सलाह आपको यह है कि अगर किसी प्रश्न को देखते ही, खासकर 2 नंबर के प्रश्न को देखते ही अगर आपको लगे कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन छोड़ने में देरी मत कीजिएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि नहीं यार नहीं बन रहा है, इसको रहन देते हैं, तो भी बेइज्जती की बात नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि कई बार 2 नंबर के प्रश्नों को कवर करने के चक्कर में आपका हिस्ट्री या छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री वाले सेक्शन में से हो सकता है कोई लंबा क्वेश्चन छूट जाए। तो किसी के बारे में ज्यादा जानते हैं तो बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास ना करें, किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो जबरदस्ती लिखने के चक्कर में मत रहें। अगर बिल्कुल नहीं आता है, आपसे कोई ऐसा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लिया जो एकदम भौचक्का करने वाला है, तो ऐसे प्रश्न को, स्पेशली 2 नंबर के प्रश्नों को छोड़ दीजिए। अगर 4 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर का प्रश्न है तो जरूर उसमें अपने कॉमन सेंस से कुछ ना कुछ लिखिए, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न अगर एकदम नया है, एकदम आपकी समझ से बाहर है, तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो एग्जाम के समय में आपको ऐसे प्रश्न बनाने का मौका मिलेगा जिनके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, और जो प्रश्न के बारे में, स्पेशली 2 नंबरिया प्रश्न के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो उसको अपने सर पे नाचने का मौका मत दीजिए। एक तो सोचने में टाइम वेस्ट होता है, दूसरा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, और तीसरा जब हम लिखते हैं तो कोई खास मार्क्स मिलेंगे ऐसी कोई संभावना बनती नहीं है। तो घबराइए बिल्कुल मत। 2 नंबर के प्रश्नों में जो चीज तुरंत फ्लैश करे, तुरंत लिख डालिए। हाथ रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुके नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।